नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई शुरू होते ही ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐतराज किया और एजेंसी द्वारा देरी करने की रणनीति का सवाल उठाया। इसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने मामले को बाद में सुनवाई के लिए कहा। यानी ईडी का जवाब मिलने के बाद फिर से सुनवाई बुधवार को किसी भी समय शुरू हो सकती है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एजेंसी को मंगलवार को ही केजरीवाल की याचिका की कॉपी मिली है और पूरा जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय चाहिए। वकील सिंघवी ने कहा कि उन्होंने रिमांड को चुनौती दी है जो गुरुवार को खत्म हो रही है। मैं लेडीशिप से रिमांड का आधार तय करने के लिए कह रहा हूँ, इसके लिए किसी से जवाब की जरूरत नहीं है। सिंघवी ने कोर्ट रूम में कहा, यह देरी की रणनीति है। मैं अपनी लेडीशिप से आज ही इस पर निर्णय लेने के लिए कह रहा हूं। ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं कि रिमांड की बुनियाद को चुनौती देने वाले मामले पर आज ही सुनवाई की जरूरत है। इसे अनुमति देना या अस्वीकार करना मेरी लेडीशिप का विशेष अधिकार है। कुछ समय लग सकता है, इसलिए ईडी के उत्तर का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछले हफ्ते गिरफ्तारी की क्या जरूरत हो सकती है। प्रश्न बहुत आसान है, गिरफ्तारी के बिना वे क्या नहीं कर सकते थे। उन्होंने फिर पूछा कि गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी, आप धारा 19 की सीमा को कैसे पूरा कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि ईडी के सक्रिय होने के बाद से असहयोग हाल के दिनों में सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाले वाक्यों में से एक है। सिंघवी ने कहा कि क्या मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर सिंघवी आप मुझे कबूलनामा या खुलासा न करने के सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा। सिंघवी ने कहा कि हिरासत में पूछताछ असहयोग पर आधारित है। ईडी अगर आप चुनाव से 2 महीने पहले फरवरी 2024 में मेरी भूमिका के अनुसार मेरी जांच करना चाहते हैं तो गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि मेरी भूमिका के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, तुम्हें संदेह है, चुनाव के मौके पर आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आप ऐसा क्या है जो आप मेरी गिरफ्तारी के बिना नहीं कर सकते थे, जो आपने मुझे गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बयान जारी कर कहा कि केजरीवाल कल यानी गुरुवार को एक अहम बात सार्वजनिक करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में बताएंगे कि कथित शराब घोटाला का वो पैसा जिसकी तलाश में ईडी ने 150 से ज़्यादा छापे मारे हैं वो कहाँ है, क्योंकि ना तो मनीष सिसोदिया के घर से पैसे मिले हैं और ना ही उनके घर से। ऐसे में कथित घोटाले का पैसा कहाँ है, इसके बारे में केजरीवाल 28 मार्च को जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल को शुगर है और उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वो दिल्ली वालों को लेकर भी काफ़ी चिंतित रहते हैं। सौरभ भारद्वाज और बाकी नेता मैं भी केजरीवाल लिखी हुई टी-शर्ट पहने हुए हैं। भारद्वाज ने कहा कि हम भाजपा की तानाशाही का विरोध करते हैं। चुनाव के समय वो हमारे लोगों पर छापे मार रहे हैं। हमारे 4 बड़े नेता जेल में बंद हैं। उन्होंने तानाशाही की हदें पार कर दी हैं। वो आम आदमी पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। वो हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लड़ते रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कवर करने पहुंचे फोटो जर्नलिस्ट के साथ दिल्ली पुलिस की आक्रामकता का मामला सामने आया है। द हिंदू में छपी एक खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस के साथ हुई हाथापाई में हिंदुस्तान टाइम्स के फोटो जर्नलिस्ट सलमान अली की कोहनी टूट गई है। उन्होंने द हिंदू से बातचीत में कहा कि वहां पुलिस बल की भारी तैनाती थी और वो मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। एक पुलिसकर्मी ने हमारे साथी फोटो जर्नलिस्ट की कॉलर तक पकड़ ली। मौके से आई तस्वीर में एक पुलिसकर्मी इंडिया टुडे ग्रुप के फोटो जर्नलिस्ट अरुण ठाकुर की गर्दन पकड़ते भी नजर आ रहा है। अलग अलग मीडिया संस्थानों के फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुई घटना को देखते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर दिल्ली पुलिस के हमले की निंदा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला जी का एक वीडियो कांग्रेस ने और बाकी कांग्रेस के नेताओं ने और लोगों ने वायरल किया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट किया है और कहा है कि इनका नाम है श्री परकला प्रभाकर। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पति हैं। इनके मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। इसके आगे कहने को कुछ बाकी नहीं। लोकसभा चुनाव के तहत पीलीभीत में 19 अप्रैल को पहले फेज का मतदान होना है। इसके लिए आज यानी 27 मार्च पीलीभीत से नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वहीं इस बीच पीलीभीत से भाजपा के उम्मीदवार जितिन प्रसाद अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उनके साथ यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। बता दें कि भाजपा ने पीलीभीत के वर्तमान सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है।
सियासी गलियारे में अभी भी ऐसी चर्चा है कि वरुण यहां से निर्दलीय या फिर किसी अन्य पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। आज शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। मतलब आज ही साफ हो जाएगा कि वरुण गांधी पीलीभीत से नामांकन भरेंगे या नहीं। वरुण गांधी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक और ये भी कहा जा रहा है कि वरुण इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर रहे हैं। वो अपनी मां मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगे। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टीम ने बयान जारी कर वरुण के लड़ने के कयासों पर विराम लगा दिया है। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने वरुण गांधी के टिकट काटे जाने पर कहा था कि पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया है, लेकिन वो हमारे साथ हैं। उनके बारे में बीजेपी ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा होगा। TV9 भारतवर्ष ने पीलीभीत सीट का सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी की जीत होती नजर आ रही है। सर्वे में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में महज 7 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट आ सकती है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में तब हलचल तेज हो गई जब 26 मार्च को रामपुर की समाजवादी पार्टी इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर यहां से पार्टी चीफ अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल नहीं करते हैं तो चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा। बता दें कि जिला इकाई के अध्यक्ष अजय सागर और जेल में बंद नेता आजम खान के नाम वाले एक बयान में सत्तारूढ़ भाजपा पर चुनाव उल्लंघन और सपा नेताओं के खिलाफ जाति का आरोप लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक सपा ने आजम खान के दबाव में न आने का फैसला किया है। वहीं रामपुर जिला यूनिट को फटकार भी लगाई गई है। इस बीच खबर मिली है कि समाजवादी पार्टी ने लखनऊ से मुरादाबाद के चार्टर्ड प्लेन बुक कराया है। ऐसा माना जा रहा है कि रामपुर प्रत्याशी का नामांकन पत्र चार्टर्ड प्लेन से जा रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने 17 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के सांसद संजय राउत ने ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की है। महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमवीए से गठबंधन तोड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के बीच चर्चा चल रही थी, लेकिन प्रकाश आंबेडकर की मांगों की वजह से मामला हमेशा अटक जा रहा था। कल आंबेडकर को एमवीए की तरफ से अल्टीमेटम दिया था, जहां उन्हें अपना रुख साफ करना था, और आज उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। गठबंधन में शामिल नहीं होने के ऐलान के साथ ही प्रकाश आंबेडकर ने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। प्रकाश आंबेडकर खुद अकोला से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने नागौर से हनुमान बेनीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। नागौर लोकसभा सीट कांग्रेस ने आरएलपी के लिए छोड़ दी थी। अब पार्टी ने इस पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वहीं इसके बाद आरएलपी सुप्रीमो की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने धन्यवाद दिया है और साथ ही कहा है कि देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी के मामले में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोटिस जारी कर दिलीप घोष से इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है। बता दें, अपने एक बयान में घोष ने कहा था कि दीदी गोवा में खुद को गोवा की बेटी बताती हैं और त्रिपुरा में त्रिपुरा की बेटी बताती हैं। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी के पिता को लेकर सवाल उठाया था। इसके बाद टीएमसी ने दिलीप घोष पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम वर्धमान के जिलाधिकारी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी। आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें स्लो ओवर रेट के कारण ये जुर्माना भरना पड़ेगा। आईपीएल 2024 के दौरान खेले गए अपने दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैदान में उतरी थी। टीम पर जानबूझकर धीमी गति से खेलने का आरोप है। यही वजह है कि टीम के कप्तान के तौर पर शुभमन गिल को जुर्माने के रूप में 12 लाख रुपए भरने होंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।